सर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान टेररिस्ट के माइंड के अंदर, टेरर क्रिएट जो हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो है अपने आप को टेररिज्म को मैनेज करने वाला बादशाह मानता था। अब वही जो टेररिज्म जिसको कि वो सोचता था, उसकी आईएसआई सोचती थी कि वो एक कड़ी लगाम द्वारा कंट्रोल करता है, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हो या फिर भारत के ऊपर हो। उसके हाथ से एक सैंड होता है ना, जब रेत। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. को आप हाथ में मुट्ठी में पकड़ते हो, तो जिस तरह से रेत मुट्ठी से गिरने लगती है, वो हाल हो गया है पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई का। तो अब वो ब्लेम्स ढूँढ रहा है बाहर। तो अगर वो अफ़गानिस्तान का इश्यू हो, उसको भारत से जोड़ रहा है। बलूचिस्तान का इश्यू हो, उसको भारत से जोड़ रहा है। पीओजेके का इश्यू हो, उसको भारत से जोड़ रहा है। अब ये बहती गंगा में टेररिस्ट्स ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें, और वो एलईटी के जो आका लोग हैं इस समय, अब वो बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी 30 लोग मरे थे या मारे जा चुके हैं अभी तक, वो भारत का उसमें हाथ है और भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो हमें इन सब बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो होता क्या है कि वो एक तरह से लोग मानने लगते हैं कि हाँ, हाँ भाई, भारत ने कुछ ऐसा किया है। भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो अपने हित के लिए जो होगा वो करेगा, और वो एक कानूनी दायरे के अंदर करता है। जैसा कि बाकी देश अपना जो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो ओपन हो या क्लोज़ डोर हो या बैक डोर हो, वो सारी पॉलिसीज़ जो है वो अपना करता है। चाणक्य ने भी अगर आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, तो उसमें एक पूरा चैप्टर उन्होंने दूतों के ऊपर लगाया हुआ है कि राजा का कर्तव्य है कि 11 बजे से 12 बजे तक वो सारे अपने दूतों से मिलेगा। अब हमारे दूत कौन है? हमारे दूत तो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे जो टेक्निकल एजेंसीज़ हैं, जो उनको खबर देती हैं कि भाई अब आजकल तो इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए खाली आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सैटेलाइट्स हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उन सब चीज़ों का एक जायज़ा लिया जाता है, वो हर देश का एक काम है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, कोई इससे अछूता नहीं हो रहा है। जहाँ तक इनकी बात है मारने की, भाई भारत ने मारा है इनको, सबूत दिखा दें तो हम कुछ उसके ऊपर काम करेंगे। सबूत तो है नहीं इनके पास, बोलने वाले बोलते रहेंगे। तो मैं तो इस बात को यहीं पे छोड़ दूँगा, बाकी सर समझने वाले को इशारा काफ़ी है। सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा किस तरह आपने ऑफिशियली डिनाई करने के बाद बट या जो लॉ में प्रोविजो बोलते हैं उसके अंदर चाणक्य नीति भी समझा दी तो समझने वाले समझ जाएं, बाकी तो जी, ऑफिशियल डिनाई है। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर, अगर मैं डिफरेंट वे में लूं, ये तो रो रहे हैं कि हमारी पेनिट्रेशन कितनी डीप है, ये खुद मान रहे हैं। क्योंकि ये जो हानिफ है, रिजवान हानिफ, पीओके के अंदर, पीओजेके के अंदर इनका डिप्टी चीफ है, ये कह रहा है लाहौर में मार दिए हमारे, कराची में मार दिए हमारे, रावलपिंडी में मार दिए हमारे, पेशावर में मार दिए हमारे, और इसके बाद हमारा काम बहुत रुक गया है और हमारा मोरल भी डाउन हो गया। तो सर ये तो खुद ही, अगर इनकी बात माने, लेट्स आर्गुएंडो, इनकी बात माने, तो ये तो बोल रहे हैं कि भारत की पेनिट्रेशन लाहौर, कराची, रावलपिंडी बचा बचा क्या सर? तो ये तो वही अपने वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अपने आप को एक्सपर्ट समझते थे प्रॉक्सी वॉर में, कि भाई इनसे बढ़िया तो कोई है नहीं। वैसे मैं इनको बता दूँ, इनसे बढ़िया ईरान है। वो भी प्रॉक्सी वॉर में बहुत ही एकदम समझ लीजिए नंबर 1 पे एक्चुअली मैं ईरान को मानता हूँ, पाकिस्तान नंबर 2 पे आता है। तो एक बार हिलरी क्लिंटन ने भी बोला था, अगर अपने आँगन में साँप पालोगे, तो कभी न कभी वो आपकी टाँग को काटेगा ज़रूर। तो वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके, वो अब उनके खिलाफ हो गए हैं। उसी तरह से पीओजेके में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, कुछ हद तक इनके कंट्रोल में हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा मुद्दा इसलिए अलग हो जाता है अफ़गानिस्तान से कि एक वो इनका जो काफ़िर वाला टैग लगाते हैं भारत के खिलाफ, उससे थोड़ा इनको मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है, इनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं
जो पाकिस्तान में पलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं। मैं तो आपको ये बताऊं कि हमारे टारगेट लिस्ट में खाली 9 टारगेट नहीं थे, हमारी टारगेट लिस्ट में तो इनके सारे कैंप थे। वो तो हमने रियायत रियायत कर दिया कि इनको छोड़ दिया, नहीं तो अगर हमने फुल फोर्स से अपना इनको झटका दिया होता उस समय तो ये और भी बिलबिला रहे होते। तो इनको बिलबिलाने दीजिए, इनका काम है बिलबिलाना, हमारा काम है उनको और बिलबिलवाना। सो जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता है ये एक कमजोरी का निशानी है कि इनका अपने काडर पर से कंट्रोल उठता जा रहा है। जी सर। और सर ऑपरेशन सिंदूर की क्योंकि आपने बात की, उसके हमने देखा भी किस तरह जो टेरर हाउडआउट थे या फ्यूनरल्स थे इनके, उसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ऑफिशियली पहुंचे हुए थे एंड वेरी वेरी सीनियर रैंक्स इफ आई रिकॉल करेक्टली, जो वहां पहुंचे हुए थे। तो इंट्रिंसिक सपोर्ट तो वो खुद ही दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल। देखिए ये कहीं से छुपा थोड़ा है। जो लोग इसको इग्नोर करते हैं ना, चाहे वो वेस्ट में, खास तौर से आपने देखा होगा वेस्ट में जो एंग्लो सैक्सन ग्रुप है, वो ज़्यादा इनको सपोर्ट करता है क्योंकि उनके माइंड में अभी भी वो कॉलोनियल फीलिंग रहती हैं कि भई भारत तो उनकी एक कॉलोनी थी, अब कैसे इतना बड़ा हो गया, कैसे ये इस तरह से अपने आप को इस रीजन में एक एस्टैब्लिश्ड पावर की तरह पेश कर रहा है अपने आप को, जिसकी लोग बातें सुनते हैं, जिसका कहा लोगों को, कई देशों को मान्य होता है, कई लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। हमारे अगर आप फिजिकल गिनती करें, इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा, फिजिकल गिनती करें कि भारत के कितने दोस्त हैं और पाकिस्तान और चाइना के कितने दोस्त हैं, तो पाकिस्तान और चाइना काफी पीछे हट रहे हैं। भले ही हमारे दोस्त चाइना की तरह सपोर्ट ना करते हों, लेकिन ये अगर हमारे साथ हैं तो एक जो मॉरल अथॉरिटी मिलती है आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में और डिफेंस एक्विजिशन में, उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आप देखिए हम इजराइल से भी क्या बोलते हैं रिश्ता अच्छा बना सकते हैं, हम वेस्ट एशिया के यूएई वगैरह से भी रिश्ता अच्छा बना सकते हैं। इसी से इनको चिढ़ मच रही है कि भाई पाकिस्तान सोचता है नॉन मुस्लिम्स आर काफिर, लेकिन यहाँ पर एक अगर इस तरह की डेफिनेशन वो लगा रहे हैं तो हमें ठीक है, हम काफिर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम काफिर होते हुए भी यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, ग्रीस के साथ, मैं नाम गिनता जाऊं तो मतलब पाकिस्तान थक जाएगा, सुनते सुनते कान बंद कर लेगा अपना कि जन साहब क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि सारा देश ही, सारी सारी दुनिया तकरीबन उनके अगेंस्ट है। हाँ, हमारे अगेंस्ट भी लोग हैं, लेकिन ठीक है, वो मैनेज हो सकते हैं, हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं। वी आर नॉट पुश ओवर, लेट मी जस्ट put this point very straight and clear. We are not pushover here. We are not sitting here on our haunches कि भाई आओ हमें मारो, वो वाला जमाना लग गया है। We will do what we have to do. जैसी हमें जरूरत होगी हम वो काम करेंगे। सर आपने एक वर्ड यूज किया एस्टैब्लिश पावर, उसी से मैं सेकंड चीज पे आना चाहता हूँ कि भारत बिहेव्स लाइक एन एस्टैब्लिश पावर, क्योंकि उसके अंदर में एस्टैब्लिश पावर्स आर मोर प्रैग्मेटिक। अगर यूएस की हम बात करें तो वो कहता था भैया दिस पर्सन मे बी एसओबी बट ही इज आर एसओबी, ठीक है, दिस पर्सन मे बी अ डिक्टेटर बट ही इज आर डिक्टेटर। ये मैं डिक्टेटर शब्द क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत अनयूजुअल शिफ्ट आया है। तालिबान 1 के साथ भारत कैसे डील कर रहा था और तालिबान 2 के साथ भारत कैसे डील कर रहा है। वहां के मंत्री रेगुलरली आ रहे हैं, जा रहे हैं। तालिबान 1 में कांदार हाईजैक था सर, व्हिच वाज अ वुंड इन द हार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव कॉन्शियंस। तो सर ये एस्टैब्लिश पावर के हिसाब से आप देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बेचैनी हो रही है भारत अफगानिस्तान का इंटरेक्शन देख के। देखिए इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। अफगानिस्तान जो है उसको एक बहुत ज्यादा जरूरत थी इकोनॉमिक हेल्प की, राइट? क्योंकि इतने साल से लड़ाइयाँ चल 20 साल से वहाँ लड़ाई चल 20 क्या 30 साल से लड़ाई चल रही है वहाँ पे। 30 साल से वहाँ पे लड़ाई चल रही है, कई पावर आए, कई पावर गए। हाँ, और उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो नहीं हो रहा था। लोगों को प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन था, भुखमरी थी। तो उस गवर्नमेंट को, चाहे वो मिलिटेंट वाली ही गवर्नमेंट ना रही हो, दे वांटेड समबडी टू हेल्प देम आउट। अब आप देखिए उनको हेल्प करने वाले उनके कौन-कौन थे? पाकिस्तान जो खुद कंगाल है वो उसकी क्या हेल्प करता? पाकिस्तान का रुपया जो है 4 गुना ज़्यादा है अफ़गानिस्तान के पैसे से। ईरान, उसके यहाँ खुद अंदर भुखमरी है, इन्फ्लेशन है, लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, वो कहाँ से हेल्प करता? अब रह गए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी उतने अच्छे हालत में नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को हेल्प कर सकें, और सभी के साथ अफ़गानिस्तान के रिश्ते उतने अच्छे भी नहीं हैं। रशिया जो है
वो खुद एक लड़ाई से जूझ रहा है। उसकी जो टोटल इकोनॉमी है वो 2.3 या 2.7 ट्रिलियन है। अब इतना बड़ा देश 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक युद्ध जो 5 साल से 5वें साल में घुस गया है वो चल रहा है, जिसमें उसके तकरीबन सारे हथियार, वेपन, इक्विपमेंट लद गए। उसके बाद उसका जो एफओएल के थ्रू यानी एनर्जी के थ्रू जो पैसा आ रहा था उसकी इकोनॉमी में, उस पर कितने सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए। भारत ने कभी शुरू किया, कभी बंद किया बेस्ड ऑन द सैंक्शंस व्हिच वर जो लगे थे रशियन ऑयल के ऊपर। चाइना भी उसी हिसाब से डार्क शिपिंग और वाया कैस्पियन सी अलग-अलग रास्ते से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इट्स रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी उसके चारों तरफ है। ऐसी हालत में चमकती हुई इकोनॉमी किसके पास है? या तो चाइना के पास या भारत के पास। अब चाइना को वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कि वाया पाकिस्तान होता है। तो पाकिस्तान भी तो सोच रहा है भाई उसको हेल्प कर रहे हो, हमें क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो। सो एक तरह से भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। भारत ने पहले ही $3 बिलियन जो था अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके थे। तो अब उस इन्वेस्टमेंट को बेकार न जाए, तो जैसे बोला था ना आपने, हो सकता है वो हमारे खिलाफ था तालिबान 1 में। तालिबान 2 में हम दूसरी पॉलिसी जो अपना रहे हैं, जो चाणक्य, अगेन मैं चाणक्य का बहुत बड़ा भक्त हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो दुश्मनी चल रही है वो हमारे लिए एक मौका हो गई, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो वी आर लुकिंग एट इट प्योरली फ्रॉम अ नेशनल इंटरेस्ट कि भाई हमारा सेंट्रल एशियन रीजन और रशिया के साथ लैंड कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इसमें ईरान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी जो चाबहार के थ्रू, लेकिन उस पर अभी थोड़ा काले बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कुछ दिनों में वो बादल छट जाएंगे, तो फिर जो हमारी कनेक्टिविटी है रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ, जहाँ हमारे काफ़ी दोस्त हैं, सेंट्रल एशियन रीजन में हमारी काफ़ी कंट्रीज़ जो है हमारे वहाँ की काफ़ी कंट्रीज़, जैसे मंगोलिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इन सब में हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो बेल्ट है, ये जो पूरा रीजन है, इसको सेंटर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं कि रिसोर्सेज सारे यहाँ पैक्ड हैं। अमेरिका आज सेंट्रल एशिया में क्यों इतनी डीपली इन्वेस्टेड है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स, रेयर अर्थ तो सारी वहाँ पड़ी हुई है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं उठाया फायदा भाई? अगर भारत में इस समय काबिलियत है, 4.2 ट्रिलियन की तकरीबन इकोनॉमी हो गई है हमारी, तो हम क्यों नहीं फायदा उठाएं? हम फायदा उठा रहे हैं। इट इज प्योरली फॉर नेशनल इंटरेस्ट।